अरावली की पहाड़ियों के पीछे सूरज ढल गया। आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया। भानगढ़ की वीरान गलियों में ठंडी हवा चलने लगी। खंडहरों पर एक अजीब सी खामोशी छा गई, जो सिर्फ दूर से आती एक सियार की आवाज से ही टूट रही थी। भानगढ़, जो कभी एक समृद्ध शहर था, अब एक भूली बिसरी दुनिया का एक उजाड़ स्मारक बनकर रह गया था। किले की विशाल दीवारें, ढहते हुए बुर्ज और खाली बाजार एक शानदार अतीत की कहानी कह रहे थे। ये उन दुखद घटनाओं की भी फुसफुसाहट थी जिनके कारण इसे छोड़ दिया गया था। किंवदंतियों में भानगढ़ को लगे श्राप की बात कही गई थी। स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों ही अंधेरा होने के बाद इस जगह पर जाने से बचते हैं। कहते हैं कि चांद निकलते ही यहां के गुजरे हुए लोगों की आत्माएं जाग जाती हैं। भानगढ़ के श्राप की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी कही जाती रही। किंवदंती है कि सिंघिया नाम का एक शक्तिशाली जादूगर सुंदर राजकुमारी रत्नावती से प्यार करता था। अपनी चाहत में अंधे होकर सिंघिया ने उसे एक प्रेम औषधि पिलाने की कोशिश की। राजकुमारी, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, उसकी चाल को समझ गई। उसने चालाकी से उस औषधि को एक बड़े से पत्थर पर डाल दिया, जिससे वह लुढ़क गया और सिंघिया दबकर मर गया। मरते दम तक सिंघिया ने भानगढ़ को श्राप दिया। कभी जीवन और हंसी से भरा यह शहर जल्द ही कई आपदाओं की चपेट में आ गया। सदियों बाद भानगढ़ की कहानी लोगों को अपनी ओर खींचती रही और उन्हें डराती रही। एक युवा इतिहासकार आर्यन शापित शहर की पहेली की ओर आकर्षित हुआ। वह अलौकिक पर संदेह करता था, लेकिन उस जगह के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व ने उसे परेशान कर दिया। मुझे हमेशा से भानगढ़ से एक अलग ही लगाव रहा है। यहाँ इतना इतिहास है, इतनी सारी कहानियां हैं जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। उसके साथ थी मीरा, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी। वह कहानियों के पीछे के सच का पता लगाने के लिए उत्सुक थी। यहाँ की ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। इस जगह के राज हैं आर्यन। उन तीनों को पूरा कर रहे थे देव, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थे। ये एक बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बनने वाली है। कल्पना करो कि हम यहाँ क्या क्या फुटेज ले सकते हैं। ग्रुप के हर सदस्य के यहाँ होने का अपना कारण था। उनमें एक चीज समान थी, और वो थी रोमांच की प्यास। उन्हें क्या पता था कि भानगढ़ की गहराई में उनकी ये यात्रा उनके विश्वास और उनकी हिम्मत दोनों को परखेगी। आर्यन को एक गुमनाम शख्स से एक अजीब सा खत मिला था। उस खत में भानगढ़ के खंडहरों में छिपी एक प्राचीन पांडुलिपि के बारे में बताया गया था। आर्यन ने मीरा और देव को भानगढ़ के एक अभियान पर अपने साथ चलने के लिए मना लिया। ठीक ही ये चिट्ठी, ये उस खोज का रास्ता हो सकती है जिसकी हमें तलाश थी। तीनों जयपुर से निकल पड़े। जैसे जैसे वे राजस्थान के अंदरूनी इलाकों में जाते गए, उनकी जीप के पीछे धूल उड़ती रही। वे एक ऐसी जगह पर जा रहे थे जो रहस्यों में डूबी हुई थी। वे भानगढ़ के रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार थे। जैसे ही तीनों भानगढ़ के बाहरी इलाके में पहुंचे, स्थानीय लोगों ने आंखें सिकोड़कर उनकी तरफ देखा। खबरदार बाहरी लोग, शापित शहर में कई खतरे हैं। जब तक वक्त है वापस लौट जाओ। डरे बिना आर्यन, मीरा और देव अपने रास्ते पर चलते रहे। जल्द ही उन्होंने खुद को भानगढ़ किले के नीचे पाया। कभी भव्य रहा प्रवेश द्वार, जो अब टूट फूट गया था, और जहां घास फूस उगाई थी, मानो उन्हें घूर रहा था, उन्हें अंदर आने की चुनौती दे रहा था। वो बोर्ड देखो, इसमें चेतावनी दी गई है कि सूर्यास्त के बाद भानगढ़ में प्रवेश न करें। हम यहाँ तक आ ही गए हैं, अब हम पीछे नहीं हट सकते। चेतावनियों और भयानक माहौल के बावजूद तीनों टूटे हुए फाटकों से अंदर चले गए। उजाड़ शहर में प्रवेश करते ही उनके रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। सड़ांध और सदियों पुराने गम के बोझ से हवा भारी हो गई। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, जो सिर्फ उनके अपने कदमों की आवाज और हवा की भयानक फुसफुसाहट से ही टूट रहा था। कुख्यात बरगद के पेड़ के पास अपना डेरा डालते ही
तीनों ने माहौल में एक अजीब सा बदलाव महसूस किया। हवा में एक अनदेखी ऊर्जा कौंध रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे परछाइयां टेढ़ी मेढ़ी होकर उनके साथ धोखा कर रही हैं। थी ये जगह ऐसा लग रहा है जैसे परछाइयां जिंदा हैं। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, माहौल घबराहट से भरता गया। उनके कैंपसाइट पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। लालटेन टिमटिमाई और बुझ गईं। खंडहरों में अजीबोगरीब आवाजें गूंज उठीं। चिट्ठी में दिए गए संकेतों से मुझे महल के खंडहरों के भीतर एक छिपा हुआ कमरा मिला। अंदर मुझे एक प्राचीन पांडुलिपि मिली। यह एक ऐसी भाषा में लिखी गई थी जिसे मैं समझ नहीं सका। अपनी खोज के महत्व को पहचानते हुए आर्यन ने सावधानी पूर्वक कमरे और उसकी सामग्री को डॉक्यूमेंट किया। उसने दीवारों पर उकेरी गई जटिल नक्काशी की तस्वीरें खींची, इस उम्मीद में कि उनमें पांडुलिपि को समझने का सुराग होगा। इस बीच एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींची गई मैंने खुद को बरगद के पेड़ के नीचे पाया। हवा में चमेली की खुशबू घुल गई। मैंने महसूस किया कि किसी ने ठंडे हाथ से मेरे गाल को छुआ है। पैरानॉर्मल गतिविधि का प्रमाण कैद करने के लिए दृढ़ संकल्पित मैंने मीरा का पीछा किया। मेरे कैमरे ने अजीब रोशनी और अस्पष्ट परछाइयों को कैद किया जो उतनी ही तेजी से गायब हो गई जितनी तेजी से वे दिखाई दी थी। पहेली के टुकड़े एक साथ आ रहे थे। वे सच्चाई का पता लगाने की कगार पर थे। उस रात चांद की धुंधली रोशनी में मीरा का सामना एक भयानक चीज से हुआ। उसकी आंखों के ठीक सामने एक पारदर्शी आकृति दिखाई दी। यह राजकुमारी रत्नावती की आत्मा थी। उसका अलौकिक रूप चांदनी में चमक रहा था। मैंने उस श्राप के बारे में बताया जिसने मुझे भानगढ़ से बांध रखा था। मैंने खुलासा किया कि पांडुलिपि में जादूगर के जादू को तोड़ने की कुंजी थी। मैंने मीरा से शांति पाने में मेरी मदद करने की विनती की। इस बीच देव फिल्म पर अलौकिक को कैद करने के लिए खंडहरों में और गहराई में चला गया। उसके कैमरे के लेंस ने टिमटिमाती परछाइयों और भूतों को कैद किया जो दिखाई देने के साथ ही गायब हो गए। आर्यन, जो पांडुलिपि को समझने में गहराई से डूबा हुआ था, उसने महसूस किया कि इसमें एक प्राचीन अनुष्ठान का वर्णन किया गया है। यह अनुष्ठान अगर सही ढंग से किया जाए तो श्राप को उठा सकता है। हालांकि इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसके लिए बलिदान की आवश्यकता थी। उनकी खोज का बोझ उन पर भारी पड़ा। आर्यन, मीरा और देव प्राचीन बरगद के पेड़ के सामने खड़े थे। इसकी गांठदार शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह बाहर निकली हुई लग रही थीं। पांडुलिपि उनके सामने खुली हुई थी। इसके पन्ने रहस्यमय प्रतीकों और प्राचीन छंदों से भरे हुए थे। अनुष्ठान जटिल था, जिसके लिए विशिष्ट प्रसाद और मंत्रों की आवश्यकता थी। इसे पूर्णिमा की रोशनी में करना पड़ता था। जैसे ही हमने अनुष्ठान शुरू किया, चारों ओर ऊर्जा का संचार होने लगा। हमारे चारों ओर हवा गरज उठी। हमारे बाल और कपड़े उड़ने लगे। डर और मोह के बवंडर में फंसकर मैंने फिल्मांकन जारी रखा। मेरे कैमरे के लेंस ने सामने आने वाली घटनाओं को कैद कर लिया। अचानक भानगढ़ में फंसी उन आत्माओं ने उनके चारों ओर खुद को प्रकट किया। उनके विलाप से हवा भर गई। राजकुमारी रत्नावती उनके सामने प्रकट हुई। उनकी आंखें आशा और निराशा के मिश्रण से भरी हुई थी। अनुष्ठान के लिए बलिदान की मांग की गई थी। एक जीवन जो कई लोगों की स्वतंत्रता के बदले में चढ़ाया जाए। जैसे ही देव की जीवन शक्ति कम होती गई, बरगद के पेड़ के अंदर से एक अंधी रोशनी निकली। जमीन उनके पैरों के नीचे कांपने लगी। भानगढ़ की आत्माएं उनके चारों ओर घूमती रहीं। उनके विलाप कृतज्ञता के गीतों में बदल गए। जब रोशनी कम हुई तो आत्माएं चली गईं। हवा हल्की और साफ होने लगी। मैंने आर्यन और मीरा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मेरे सांसारिक बंधनों से मुक्त करने के लिए धन्यवाद। आर्यन और मीरा भानगढ़ के खंडहरों से बाहर निकले, जो उनके अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए थे। श्राप हटा लिया गया। आत्माओं को शांति मिली। भानगढ़ एक बार फिर खामोश खड़ा था, लेकिन इस बार खामोशी गम की नहीं बल्कि शांति की थी। वे अपने साथ अपने अनुभव का भार, यह ज्ञान लेकर चले कि वास्तविक और अलौकिक के बीच की रेखा वास्तव में बहुत पतली होती है।
जैसे ही वे भानगढ़ से दूर चले गए, भोर की पहली किरणों ने आकाश को आशा के रंगों में रंग दिया। प्राचीन शहर पर एक नया दिन शुरू हुआ, जो आखिरकार अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त हो गया।